right? So we need energy for both the things, for our day to day activities as well as biological processes, right? तो इन सब के लिए कहां से आती है एनर्जी? इन सब से एनर्जी आती है लाइफ प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन से, ठीक है? तो न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं। बहुत ध्यान से समझना कि सिर्फ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स तक न्यूट्रिशन नहीं लिमिटेड, it also includes the utilization of nutrients for growth, repair, maintenance by an organism. अब यूटिलाइजेशन से क्या मतलब है आपको? यूज करना, किस चीज में यूज होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। नहीं, यूटिलाइजेशन से मुझे फर्क बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस यूटिलाइजेशन एंड, बताइए। जो एनर्जी बन रही है, एनर्जी से इसका कोई मतलब नहीं है, यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसका रेस्पिरेशन से मतलब है। एनर्जी तो यहाँ बन ही नहीं रही न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन में एनर्जी डेवलप नहीं हो रही है। न्यूट्रिशन आपको एक एनर्जी का सोर्स बाहर से लाके आपकी बॉडी में दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रही हूँ आपको। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। न्यूट्रिशन बाहर से एनर्जी का सोर्स लाके आपको दे रहा है, प्लस रॉ मटेरियल का सोर्स दे रहा है, ठीक है? तो उसने क्या करा, बाहर से न्यूट्रिएंट्स आए आपकी बॉडी में, आपने उनको ब्रेक डाउन करा, ठीक है, सिंपल पार्टिकल्स में, एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स में, और जहां पे एनर्जी जनरेट होनी है वहां पहुंचा दिया बस। एनर्जी का उससे यही लेना देना है। उससे एनर्जी अभी जनरेट नहीं करी, एनर्जी जनरेट होगी रेस्पिरेशन में। देन सो व्हाट इज दिस यूटिलाइजेशन? आपने दो तरह के बचपन में फूड पढ़े होंगे, एनर्जी गिविंग फूड्स एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो उसने सिंपल पार्टिकल्स में कर दिया ब्रेक डाउन, डाइजेशन ने, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, और उसको कहाँ पहुंचा दिया? उसको हर सेल में पहुंचा दिया। उसमें जो ये वाले हैं, जो एनर्जी गिविंग फूड्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, वो रेस्पिरेशन की साइकिल में चले जाएंगे। उनका काम न्यूट्रिशन का वहीं तक खत्म, वो आगे रेस्पिरेशन के हवाले हो गए, ठीक है? लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं लाइक प्रोटीन्स एंड ऑल, जो उनको ब्रेक करके उन्होंने अमीनो एसिड्स और ये सब बनाए थे, उससे क्या बनेंगे? उससे आपके बॉडी पार्ट्स बनेंगे, आपकी मसल्स बनेंगी, राइट? उससे आपके और सेल्स बनेंगे, रिपेयर होगी। तो वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस मींस दैट बॉडी बिल्डिंग, दैट इज द यूटिलाइजेशन। इसको असिमिलेशन, जब डाइजेशन होगी तो इसको असिमिलेशन कहा जाएगा। असिमिलेशन और रेस्पिरेशन में यही फर्क है। इज इट क्लियर? इसी ये याद रखना इस बात को, यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, नॉट फॉर एनर्जी जनरेशन। प्लीज रिमेंबर दिस, एनर्जी जनरेशन इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? आगे चले। व्हाट इज द नीड फॉर न्यूट्रिशन, ये हम बात कर ही चुके हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, राइट? लाइक राइटिंग, ईटिंग, प्लेइंग, ओके, एंड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डर। स्टेट ऑफ ऑर्डर मतलब इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, मैंने आपको बताया था, वी हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टुवर्ड्स ब्रेकडाउन ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट। To prevent that breakdown, to maintain a state of order, we also need energy for that. उसके बाद रॉ मटेरियल, ये तो एनर्जी होगी दो चीजों के लिए, राइट? और हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, हार्ट बीटिंग एंड ऑल, नर्व इम्पल्स जो हो रहा है, ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए आउटसाइड से। किस चीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए? अपनी प्रोटीन बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? सो वी नीड न्यूट्रिशन नॉट ओनली फॉर एनर्जी बट फॉर रॉ मटेरियल्स आल्सो। आगे चलते हैं। न्यूट्रिएंट्स आपको पता ही है, वो सब्सटेंस जो एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और एज अ रॉ मटेरियल। सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। क्लियर? ठीक है। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड? दिस इज इन योर एनसीईआरटी। तो डेफिनेटली दो तरीके होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। किसकी हेल्प से? सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है? क्लोरोफिल और उसकी हेल्प से क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से। और उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोफ्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। इनऑर्गेनिक सोर्सेज से खाना बना के हमें क्या दे रहे हैं? ऑर्गेनिक फूड, राइट? हेटरोट्रोफ्स क्या होता है?
राइट। हेट्रोट्रोफ्स वो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं, राइट। अब इस केस में उनको, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सिंपल सब्सटेंसेस नहीं है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो इनके पास एक चीज है जो कि जिन्हें कहा जाता है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या आते हैं? हाईली सिलेक्टिव बायोकैटलिस्ट। ओके, सो ये आपके एनसीईआरटी में भी है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, इस वाले पैराग्राफ में आप चलिए, नीचे से थर्ड लाइन है, बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, राइट। So Yes, sir. these heterotrophs have got highly selective biocatalysts। देखिए, मैंने एनसीईआरटी इसलिए खोली है क्योंकि मैं चाहती हूँ रिवीजन सिंसियरली करें, और मैंने जब नोट्स लिखवाए थे तो कई बच्चों के दिमाग में बहुत डाउट्स थे कि मैम एक्स्ट्रा करा रही हैं या ये करा रही हैं। तो अब जब शायद मैंने एनसीईआरटी साथ खुलवाई है, मैं आपको लाइन टू लाइन अंडरलाइन भी करवा रही हूँ कि ये जो लाइंस है स्ट्रेट अवे कहाँ से हैं? स्ट्रेट अवे आपके एनसीईआरटी से। सो एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीईआरटी। उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है तो कहाँ से आया। सो प्लीज बी हैव फोकस ऑन दैट। अब इसमें तीन बातें हैं जो एमसीक्यू में आई हुई हैं, आपको पता होना चाहिए। फूड क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे। उनसे जो हमारे प्लांट्स जो खाना बना रहे हैं वो क्या है? फूड बना रहे हैं। वो फूड क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, राइट। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, सिंपलेस्ट फूड क्या है? सिंपलेस्ट फूड ग्लूकोज होता है। Yes, sir. ये राइट साइड पे आप तीनों पॉइंट्स लिख सकते हो। फूड इज इक्वल टू ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंपलेस्ट फूड इज इक्वल टू ग्लूकोज, और तीसरा, टू वेज टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन इज इक्वल टू ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक। ठीक है जी, टू वेज टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन इज इक्वल टू हेट्रोट्रोफिक एंड ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में बेटा इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, with the help of sunlight and chlorophyll, and with the help of a process called photosynthesis, plants are able to make their own food and food for others also, right? And heterotrophs में क्या होता है? They utilize complex substances from other organisms, which they get from other organisms, and they break it down into simpler ones and then use highly selective biocatalyst। catalyst क्या होता है? Ma'am, What is this we catalyst? They speed a reaction, speed up a reaction, ठीक है, उसको कैटलिस्ट कहते हैं, राइट। और बायोकैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाया जाए उसको बायोकैटलिस्ट। तो ये हमारे बॉडी के रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। और हाईली सिलेक्टिव क्यों? एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है। अगर लाइपेज है तो लिपिड्स पे एक्ट करेगा, प्रोटीज है तो प्रोटीन पे एक्ट करेगा, राइट। इट्स लाइक दैट। तो दे आर हाईली सिलेक्टिव, दे आर वेरी चूजी, अपने सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करते हैं, राइट। So with the help of highly selective biocatalysts called enzymes before they can be used by an organism. Thus the survival of such an organism like animals and fungi depend directly or indirectly on autotrophs। या तो प्लांट सीधा खाएंगे या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म खाएंगे जो प्लांट खा रहा है आगे। तो सर्वाइवल ऑफ हेटेरोट्रोफ्स डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोफ्स। ओके, okay. और ये कौन है हेटेरोट्रोफ्स? एनिमल्स एंड फंजाई। ऑटोस मींस सेल्फ, ट्रोफोस मींस नरिशमेंट, खुद से अपने खाना बना रहे हैं, दे आर ऑटोट्रोफ्स। ओके, एग्जाम्पल बताइए। ग्रीन प्लांट्स, प्लांट्स नहीं लिखेंगे, सब क्या लिखेंगे? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं, सियानो बैक्टीरिया। ओके, देन नेक्स्ट इज हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोस मींस अदर्स, ट्रोफोस मींस नरिशमेंट, जो दूसरों से अपनी नरिशमेंट डिराइव कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? एनिमल्स ऑफ फंजाई। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? Yes, sir. हार्दिक चले आगे बेटा। Yes, sir. एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? मैं हाँ, साथ yes, sir. साथ आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, साथ साथ हम एनसीईआरटी के पीछे के करे भी करेंगे। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। इस तरह से हम रिवीजन करेंगे, हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ओके, वी डोंट हैव टू लीव एनीथिंग फॉर आवर पेपर। आई वांट दैट हाई स्पिरिट्स इन यू राइट नाउ फॉर दीज रिवीजन क्लासेस। बहुत पूरा साल बिता लिया, अब मुझे सुपर एनर्जी चाहिए आप सब में, और सुपर अटेंटिविटी चाहिए, बिल्कुल अटेंटिव होने चाहिए आप बिल्कुल क्लास में।
You will always have your NCERT and a register in my class. Is it clear? अब आते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। ऑटोट्रोफ्स मैंने आपको बताया वो ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सिंपल, बार बार मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, देयर इज नो नीड टू रिपीट इट। प्रोसेस आपको क्या पता है, फोटोसिंथेसिस है। इनऑर्गेनिक सोर्सेज जो यूज कर रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या चीज एसेंशियल है इसके लिए? जो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सनलाइट। So they are utilizing sunlight, right? With the help of a catalyst in them, which is called chlorophyll, green colored pigment in the plants. In the presence of chlorophyll and sunlight, what do? They use the inorganic substances like carbon dioxide and water and convert it into organic food material called carbohydrates. Is it clear? So आपका कीवर्ड अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ भी आता है तो कीवर्ड्स क्या होंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दूसरा कीवर्ड होगा, क्या बनाता है ये? सनलाइट एनर्जी। किसके हेल्प से बनाता है? सन लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। ये दोनों भी आपके जरूर होने चाहिए कीवर्ड्स। फिर आपका क्या होना चाहिए? बनाता क्या है? ऑर्गेनिक फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? Yes. अब एक मजे की बात है, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है ऑटोट्रोफ्स की। क्या? कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है? कार्बन रिक्वायरमेंट क्या होती है बॉडी बिल्डिंग के लिए, राइट? सो कार्बन रिक्वायरमेंट भी पूरी करता है और एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी करता है, राइट? Yes. सो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्लांट बनाता है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, बाद में रेस्पिरेशन से ही प्रोवाइड करेगा। फोटोसिंथेसिस उसको एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहा है फोटोसिंथेसिस, और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल भी है ये। तो कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है फोटोसिंथेसिस। जो इसमें से कार्बन, जो फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं वो उसको रेस्पिरेशन वाले लाइफ प्रोसेस से उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इज इट क्लियर? और जो बच Yes. जाती है, जो प्लांट अपनी एनर्जी के लिए जितने कार्बोहाइड्रेट यूज कर सकता है कर लेता है, उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में करता है, Yes. right? So they are stored in the form of starch, right? कहाँ स्टोर करता है स्टार्च? फ्रूट्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स में, राइट? विच सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व। एक्चुअली प्लांट हमारे लिए तो कुछ नहीं बना रहा है, वो अपना यूज करके जितना उसको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूज करके बाकी का अपने फ्यूचर के लिए रिजर्व करता है। इसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी रिजर्व। तो प्लांट का इंटरनल एनर्जी रिजर्व क्या है? स्टार्च। ठीक है? देखो मैं ऐसे आंसर्स हमें, अब आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की परसेंटेज बढ़ गई है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये नहीं आएगा डिफाइन न्यूट्रिशन, differentiate between autotrophic and heterotrophic mode of nutrition is not going to come like that, right? So you should know these words की जो क्वेश्चन में भी आ सकते हैं तो आपको पता हो, right? So what is the internal energy reserve of plants? That is starch. ठीक है, चलें आगे। Yes. ये क्लोरोफिल है जो एक्सट्रैक्ट किया है ग्रीन लीफ से। क्लोरोफिल कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनल? ऑर्गेनल क्या होता है हार्दिक? व्हाट इज ऑर्गेनल? From chloroplast. अच्छा, मैं पूछ अरे रही हूँ मैम मतलब ऑर्गेनल्स। क्लोरोफिल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? हाँ, बात हम सेल व्हाट? ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं तो क्या होते हैं? दे आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यस अ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। तो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें क्लोरोफिल होता है? आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। और एक और क्वेश्चन कि ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है जी, दोनों वन मार्कर्स आ गए इसमें से। ठीक है, तो तो कौन से सेल ऑर्गेनल है जिनमें क्लोरोफिल होता है? क्लोरोप्लास्ट। दूसरा, ग्रीन कलर प्लांट का किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। क्लियर? ये कहाँ होता है क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट? ये फोटोसिंथेटिक सेल्स के होता है, जिसमें जो भी फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं जो कि मेनली लीव्स होते हैं, लेकिन ग्रीन स्टेम्स भी होती हैं हर्बेशियस प्लांट्स की। कैक्टस में स्टेम में होता है, राइट? तो जहां पे भी फोटोसिंथेसिस होना है वहां पे होता है, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ लीव्स में होता है। हार्दिक, ये क्लियर हो गया बेटा? यस ओके।
वीडियो ऑन कर लो। और एक हमारी फोटोसिंथेसिस की ये जो है स्टेटमेंट, इक्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और है 81 पेज के सबसे नीचे, बहुत जरूरी लाइन है जो सब मिस कर देते हैं। हमने बताया इंटरनल एनर्जी रिजर्व प्लांट्स का क्या होता है मान्या? स्टार्च। हमारे एनिमल्स का इंटरनल एनर्जी रिजर्व क्या होता है हार्दिक? मैम ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। अंडरलाइन द लास्ट लाइन। ओ भाई। Energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. Please underline this. सबसे लास्ट लाइन है बेटा, एनर्जी derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. Is it clear, children? See how the things are written. NCERT is like a gagar mein sagar. Every line can create 10 questions, right? You don't have to leave a single word. कल को अगर ये एमसीक्यूज में देंगे तो आप ये नहीं कह सकते ये तो एनसीईआरटी में नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसमें एक लाइन दे दी है हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में कि हमारे बॉडी में कैसे रिजर्व होता है फूड। क्लियर? ग्लाइकोजन याद रहेगा। तो इंटरनल रिजर्व एनर्जी रिजर्व ऑफ प्लांट्स इज स्टार्च एंड इंटरनल एनर्जी रिजर्व ऑफ एनिमल्स इज ग्लाइकोजन। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? आगे चलते हैं। इक्वेशन, आपको पता है इक्वेशन एनसीईआरटी में बदल गया, आपको इसको बिल्कुल याद करना है। पहले वाले जमाने वाले नहीं चलेगी कि 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water. It is 6 molecules of carbon dioxide plus 12 molecules of water in the presence of chlorophyll and sunlight. You have to write both the things. Will give you 1 molecule of glucose. So absorption of light energy, फोटोसिंथेसिस, आपके एनसीईआरटी में ये 3 स्टेप्स लिखे हैं, नंबर 1 2 3, राइट? तो तीनों स्टेप्स आपने एज इट इज इसको समझना है और याद करना है। पहला स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, जिसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट केपेबल ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, राइट? So that is the only pigment that can trap solar energy. That is why green plants are the only organisms that are capable of photosynthesis. Why? Because they are only they're the only organisms having this green pigment which absorbs light energy. Is it clear? First step is definitely absorption of light energy by chlorophyll. Second step, conversion of this light energy to chemical energy एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बहुत जरूरी है, इसमें आपको देखना है सेकंड स्टेप में क्या होता है। इसको कहते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट के बिना नहीं हो सकता है। इसमें आपकी लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। Okay, so conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules to hydrogen are very important. अगर इस पे बेस्ड बोर्ड्स में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है? आपको ऑक्सीजन कहां से मिलता है? आपको ऑक्सीजन सेकंड स्टेप से मिलता है, लाइट रिएक्शन से। यहीं पे आप वेरी ब्यूटिफुल थिंग, यहीं पे आप समझेंगे, यहां पे जो वाटर है ये स्प्लिट कर गया, आपको यहीं पे ऑक्सीजन मिल गई। फिर जो हाइड्रोजन बचा है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके थर्ड स्टेप में ग्लूकोज बनाएगा। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द थर्ड स्टेप? दैट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल। इन दिस रिडक्शन हैपेंस। आपने केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, आपने केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पढ़े हैं। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से कब होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस, कौन से, तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन में होती है। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन हमें कौन से स्टेप पे मिलती है, हमें लाइट रिएक्शन में सेकेंड स्टेप पे मिल जाती है। वाटर स्प्लिट हुआ और हमें ऑक्सीजन मिल गई उसी स्टेप पे। इज इट क्लियर? Yes. ओके हार्दिक, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. पहली बात क्या जरूरी सीखी हमने कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन 12 मॉलिक्यूल है वाटर के, जिसमें से हमें 6 यूटिलाइज होते हैं, 6 हमें वापस मिल जाते हैं। इज इट क्लियर? we get back 6 molecules of water. Okay, now this is absorption of light energy by chlorophyll। पहला स्टेप है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। दूसरे स्टेप को कहा जाता है लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में ही होता है। अब इसको डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इसके लिए डार्क जरूरी है। ये लाइट में भी हो सकता है, ये डार्क में भी हो सकता है। इसको डार्क रिएक्शन सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि इसके लिए लाइट कंपल्सरी नहीं है। Is this clear? So this is not called dark reaction, that it needs dark only, that it can happen only in dark. Is called dark reaction because it does not need light for it. Light is not mandatory for this reaction. Clear? So पहला स्टेप क्या है हमारा Yes. फोटोसिंथेसिस का? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी, जो एब्जॉर्ब की है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? केमिकल एनर्जी में। और वाटर को स्प्लिट करेंगे किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी। ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड इन सेकेंड स्टेप, विच इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। थर्ड स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये इसका वाटर का ऑक्सीजन लिबरेट हो गया, हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ, क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। तो एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। राइट? कुछ आपने नोट करना है एनसीईआरटी में तो आप ये तीनों स्टेप्स लिखे हुए हैं, यू कैन प्लीज राइट। उनके साथ साथ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन लिख सकते हैं, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए लाइट रिएक्शन एंड। और सबसे जरूरी सेकंड स्टेप में एरो डाल के लिखिए ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। Yes, ma'am. अब लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। ये आपको इतना जरूरी नहीं है, आपको ये जरूरी है लाइट रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, याद रहेगा। कैल्विन साइकिल जो है स्ट्रोमा में Yes. होता है। अभी मैं बताऊंगी थाइलाकोइड स्ट्रोमा क्या होता है, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कैल्विन साइकिल यानी कि डार्क रिएक्शन क्या यूज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, और उसको क्या बनाता है? एंड मेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, डार्क रिएक्शन में दैट इज द थर्ड स्टेप, उसमें आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके क्या बनाएगा? सिंपल ग्लूकोज बनाएगा, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। एवरीथिंग क्लियर? चले आगे। Yes, ma'am. आगे चलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में ये क्या है? थाइलाकोइड्स हैं, राइट? ये थाइलाकोइड्स हैं, राइट? कॉइन, जो स्टैग, एक सिक्के जैसे कॉइन, एक के ऊपर एक कॉइन रखे होते हैं ना, ऐसे स्टैग्ड है। तो कॉइन लाइक स्टैक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, ठीक है, ले आएंगे वो। अच्छा, ठीक है, कल भेज देंगे। These are stack like coins, और stack coins are called granum. ओके, तो लाइट रिएक्शन इनके अंदर होता है, थाइलाकोइड्स इनकी मेम्ब्रेन में। ओके, और आप देखिए लाइट आई, इन्होंने एब्जॉर्ब की लाइट,
थाइलेकॉइड्स ने। इसमें लाइट रिएक्शन हुआ, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जो लाइट पे डिपेंडेंट है यानी कि और जो लाइट पे नहीं डिपेंडेंट, जिनके लिए जरूरी नहीं है लाइट, वो आपको बताया था थर्ड स्टेप जो है, राइट। ग्रैनम और थाइरोइड सेम है। हाँ, थाइलोकॉइड का स्टैक को ग्रैनम कह देते हैं। सो ग्रैनम इज नॉट इन योर कोर्स, थाइलोकॉइड फिर भी आ सकता है। ये थाइलोकॉइड का स्टैक है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो गया, और लाइट रिएक्शन ने आपको क्या दे दिया? ऑक्सीजन। ठीक है जी। ये क्लोरोप्लास्ट है, लाइट आई, थाइलोकॉइड्स ने एब्जॉर्ब किया उनकी मेम्ब्रेन ने, और आपको बाहर क्या दे दिया? ऑक्सीजन। यहाँ क्योंकि यहाँ वाटर स्प्लिट हो गया, यहाँ से क्या आएगा? आपका हाइड्रोजन आएगा, और बाहर से क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की क्लोरोप्लास्ट ने। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना देंगे? कार्बोहाइड्रेट। आपको बाहर क्या मिल गया? शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? ये सारी जो जगह है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो ये थाइलाकॉइड है, ये सारे जितने हैं थाइलाकॉइड, ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से ऐसे, ये लेमेले से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये जो खाली जगह है वो है स्ट्रोमा। तो ये जो खाली जगह नहीं है बेसिकली, यहाँ जो भी सब्सटेंस है इनका, ठीक है, तो वो इस जगह को लेकिन कहते हैं स्ट्रोमा। तो कैल्विन साइकिल कह लो या डार्क रिएक्शन कह लो, ये कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। और जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होता है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि कैल्विन साइकिल वगैरह नहीं आए तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जो लाइट पे डिपेंडेंट है और जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो वाले रिएक्शन कहाँ होते हैं? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। और जो नॉन डिपेंडेंट है लाइट पे, वो वाले रिएक्शंस कहाँ होते हैं? स्ट्रोमा में। लियो, चले आगे। ये क्वेश्चन है ये, दिस इज आपके एनसीईआरटी में ऐसे थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए हमने पॉइंट्स में लिख दिया है। क्वेश्चन है, हाउ इज द लीफ, या हाउ इज द लीफ adapted for the process of photosynthesis? आपको पता है ऑर्गन्स अपने फंक्शन के लिए अपने आप को वेल अडेप्ट कर लेते हैं, राइट। हमने क्या कहा? स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक ऑर्गन्स, राइट। फोटोसिंथेसिस। तो लीफ कैसे आप वेल अडेप्टेड है, इतना अच्छे से कैसे अडेप्टेड है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या उसने अपने आप में मॉडिफिकेशंस किए हैं? आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम है 82 पेज पे, जो आपको इसके लिए आना चाहिए। ऊपर वाला डायग्राम है, ठीक है। आप देखेंगे उसमें ऊपर वाली लेयर, ये आपको बनाना भी आना चाहिए। ये देखिए ऐसे बनाएंगे, ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सेल्स हैं क्लोरोप्लास्ट वाले। क्वेश्चंस किस लेवल तक आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस डायग्राम में से ये डायग्राम देके एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड्स में, विच आर द सेल्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल? आपको पता है आधे से ज्यादा बच्चे गार्ड सेल्स मार्क करके आए, जबकि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एपिडर्मल सेल्स में नहीं है। वेरी गुड, राइट। सो आपको बहुत ही ध्यान से सारी चीजें समझनी है, और एनसीईआरटी में कुछ भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ये है, ये फिर स्पॉन्जी सेल्स हैं, स्पॉन्जी सेल्स, राइट, जिनके अंदर जगह है। और फिर नीचे लोअर एपिडर्मिस, जिसमें कि गार्ड सेल्स हैं, ठीक है जी। ये आपको आना चाहिए। अब कैसे अडेप्टेड है वो हम देख रहे हैं। ऊपर वाली क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है लीफ की, ट्रांसपेरेंट होती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, राइट। तो जो एपिडर्मिस है वो ट्रांसपेरेंट है, दैट मीन्स इट कैन अलाउ मैक्सिमम लाइट टू पास थ्रू इट, राइट। तो पहली अडेप्टेशन ये हो गई कि लीफ के एपिडर्मिस ट्रांसपेरेंट। दूसरी अडेप्टेशन हो गई लीफ की, क्या है कि उसके जो एकदम से अपर एपिडर्मिस के नीचे वाले मीजोफिल सेल्स हैं। आपको पैलिसेड याद करने की जरूरत नहीं है, आप बोलेंगे अपर लेयर ऑफ मीजोफिल सेल्स, या द लेयर ऑफ मीजोफिल सेल्स जस्ट बीनीथ द अपर एपिडर्मिस आर टॉल एंड क्लोजली पैक्ड, रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं और एक दूसरे से चिपके होते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है।
ये जितने ज्यादा होंगे नंबर में, जितने क्लोजली पैक्ड होंगे, उतने ज्यादा आपके पास क्लोरोप्लास्ट होंगे, उतनी ज्यादा मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है जी। सो दे आर क्लोजली पैक्ड, वाई? टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। इनका काम है टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट, राइट? दे कैन कंटेन मैनी क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन पैलिसेड सेल्स, इन्हीं में होता है, राइट? मीजोफिल सेल्स में, ऊपर वाले मीजोफिल सेल्स में मैक्सिमम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, राइट? नीचे वाले क्या है, थोड़े से देखो राउंडेड है, स्पॉन्जी है ये भी मीजोफिल सेल्स, लेकिन इनको स्पॉन्जी मीजोफिल कहा जाता है क्योंकि ये थोड़े राउंडेड है, क्योंकि इनमें क्या है, एयर कैविटीज हैं। एयर कैविटीज क्यों है? क्योंकि लोअर, आपने पढ़ा होगा कि नीचे वाला जो एपिडर्मिस है उसमें पोर्स कहाँ है ज्यादा, स्टोमेटा कहाँ होते हैं ज्यादा? लीफ की नीचे वाली लेयर में, ऊपर वाली लेयर में नहीं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हम नहीं चाहते वाटर लॉस हो ज्यादा, इसलिए नीचे वाली लेयर, लीफ की नीचे वाली साइड में ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। तो नीचे से उसने क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो नीचे से उसने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करनी है, वहां पे गार्ड सेल्स हैं, राइट? तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऊपर कैविटीज नहीं होंगी, तो अंदर कैसे अच्छे से सारे सेल्स के पास पहुंचेगी? तो उसको लूजली पैक किया हो है, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट, नीचे वाली जो मीजोफिल लेयर है, स्पॉन्जी मीजोफिल है, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस वो भी कर रहा है, लेकिन लूजली पैक्ड है, कम क्लोरोप्लास्ट है, ज्यादा एयर कैविटीज हैं, राइट? फॉर द इजी गैसियस एक्सचेंज। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले क्या अडेप्टेशन थी? एपिडर्मिस ट्रांसपेरेंट है फॉर मैक्सिमम लाइट टू गेट थ्रू। दूसरा, अपर लेयर ऑफ मीजोसेल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है एंड रेक्टेंगुलर इन शेप, ताकि मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द अपर लेयर ऑफ मीजोफिल सेल्स। ठीक है, पैलिसेड आपको नहीं याद करने की जरूरत, आपके नहीं है एनसीईआरटी में। दूसरी, उसके नीचे जो है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स की लेयर है, वो भी स्पॉन्जी मीजोफिल, आपको नहीं याद करने की जरूरत। आप कह सकते हैं इसको कि जो लोअर लेयर ऑफ मीजोफिल सेल्स है वो कैप्चर करती है लाइट और फूड भी रहती है, बट इट हैज एयर स्पेसेस, इट हैज एयर स्पेसेस टू अलाउ इजी गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद लीफ में क्या है, वेन्स हैं, आप देखेंगे अपने एनसीईआरटी के डायग्राम में वेन्स हैं, देखो वेन्स में क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, तो जाइलम चाहिए ना, वाटर और मिनरल्स चाहिए, तो वो वेन्स लेके आ रही हैं लीफ में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीफ के नीचे वाली साइड में क्या है, स्टोमेटा है ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीड, टू अलाउ द गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड लाने के लिए और ऑक्सीजन बाहर फेंकने के लिए स्टोमेटा है इनके पास। इज इट क्लियर? रितेश बेटा डोर बंद कर दो, अंदर ना सर की क्लास डिस्टर्ब हुई। चलो, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ये जो स्टोमेटा हैं, दे ओनली ओपन फॉर फोटोसिंथेसिस इन द डे लाइट, रात को ये बंद हो जाते हैं टू रिड्यूस द वाटर वेपर लॉस, वाटर वेपर लूज ना हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए दिन में, तभी खुलते हैं ये, रात को बंद हो जाते हैं ताकि हमारा वाटर वेपर का लॉस ना हो। अडेप्टेशन पता चल गई, लीफ कैसे अडेप्टेड है, राइट? तो Yes, ma'am. इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, राइट? कि इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर माइक्रोस्कोप यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन green dots. These green dots are cell organelles called chloroplasts which contain chlorophyll. ठीक है, अब उसके लिए एक्टिविटी है, राइट? लेकिन आप सोचो, दे एक्सपेक्ट कि ये डायग्राम आपको पूरा समझ आए। अपर एपिडर्मिस है, उसके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल है, उसके नीचे देखो क्लोरोप्लास्ट उन्होंने मार्क किया हुआ है, उसके नीचे वाली लेयर में एयर स्पेसेस मार्क की हुई हैं, सबसे नीचे वाली लेयर में गार्ड सेल है, और ये कहीं नहीं लिखा जो आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आया है, which of these cells does not have chloroplasts, right? And the options were guard cells, mesophyll cells, upper layer of mesophyll cell, lower layer of mesophyll cells, epidermal cells. Answer was epidermal cells and everybody marked guard cells, which was Yes, wrong. So this is the extent they expect you to learn. I mean कि उनको अगर डायग्राम में कुछ भी है आपको अच्छे से आना चाहिए। Is it clear? yes, आगे ma'am. चलते हैं। अब हमारा है स्टोमेटा, ठीक है जी। ये भी आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ठीक है। जब हम ये लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ ही रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि अंडर साइड, जो अंडर वाली बिलो वाली लेयर है, जो अंडर साइड ऑफ द लीफ में स्टोमेटा है बहुत सारे। स्टोमेटा क्या होते हैं? क्या ये कोई ऑर्गन है? नहीं, ये पोर्स हैं,
ठीक है, तो ये पोर है, इस स्टोमेटल पोर को और उसके आसपास जो इसको ओपन और बंद करने में हेल्प करता है गार्ड सेल्स को मिला के इस कॉम्प्लेक्स को स्टोमेटा कहा जाता है। एक्चुअली एक पोर है, एक होल है, वहां कुछ नहीं है। ठीक है, ये गैसियस एक्सचेंज के लिए एक पोर है, सिंपल एक होल, राइट? सो द स्टोमेटल पोर प्लस द गार्ड सेल्स अराउंड इट, टुगेदर दे फॉर्म द स्टोमेटा। इज इट क्लियर? Okay. Yes, ma'am. सो और एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपके स्टोमेटा में और इसमें सॉरी गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट है। दीज आर आल्सो केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। आगे एक और बात है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो आप ये डायग्राम जरूर बनाएंगे और थोड़ा सा जो आगे लिखा है वो मैं आपको समझाती हूँ क्या लिखना है। दोनों डायग्राम बनाएंगे, ए और बी, ऊपर नीचे बना सकते हैं और राइट पे उसकी सारी चीजें भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, राइट? तो पहले वाला स्ट्रक्चर क्या है, ओपन स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा के केस में आपका जो ये गार्ड सेल्स हैं वो क्या है, टर्जिड या स्वोलन। टर्जिड मतलब फूले हुए, राइट? और ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा। इस केस में गार्ड सेल्स क्या है, अगर स्टोमा क्लोज्ड है तो क्या है, फ्लैसिड या श्रंकन। फ्लैसिड या श्रंकन, फ्लैसिड में टाइडाइफिस, बिल्कुल काली पतले, ठीक है, बंद। स्टोमेटा उस केस में बंद हो गया। ये डायग्राम आप बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, राइट? Okay. आज Yes, आपने क्या करना है, आज की रिवीजन क्लास के बाद आपने एक ये लीफ का क्रॉस सेक्शन का डायग्राम प्रैक्टिस करना है, क्लियर? आपने एक okay, ma'am. स्टोमेटा वाला प्रैक्टिस करना है, राइट? बस यही दो और नहीं, ओनली दीज टू। इज इट क्लियर? आगे Yes, चलते ma'am. हैं, इसमें लिखेंगे क्या, इसमें ये लिखेंगे द एयर एंटर्स द प्लांट थ्रू, नहीं ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे गार्ड सेल्स कंट्रोल। सबसे जरूरी बात है, ये भी एक, ये सेंट कोलंबस के प्री बोर्ड में आया था, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गार्ड सेल्स दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर बाय चेंज इन टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या होता है, उसके अंदर कितना पानी है, उसको टर्जिडिटी कहते हैं। जब वाटर अंदर जाता है गार्ड सेल्स के, उस डायग्राम के साथ ये लिखेंगे जो सबसे नीचे वाला पैराग्राफ है, ठीक है? सो गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर बाय चेंज इन टर्जिडिटी। व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल्स दे बिकम टर्जिड, पानी अंदर जाते ही टर्जिड हो जाएंगे, एंड एंड कर्व्ड, कॉजिंग स्टोमेटल पोर टू ओपन। आप खूब सारा पानी पी लो, एक टाइट शर्ट पहन लो, आपके बटन ऑटोमेटिकली खुल जाए, दो बटन्स के बीच में जगह जो है ना वो ऐसे खुल जाएगी, शर्ट की टम्मी दिखेगी, राइट? सो दैट इज दे बिकम टर्जिड, टम्मी फुल। टी फॉर टर्जिड, टी फॉर टम्मी फुल, ओके? व्हेन टम्मी फुल इज द कर्व, वो ओपन हो जाएगी आपकी ओपनिंग, राइट? स्टोमेटल पोर विल ओपन। On the other hand, when water exits from the guard cells, they become flaccid and the stomatal pore closes. ठीक है जी? So, Yes, ma'am. अब एक और है क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा क्या है? हमें पता है एयर एंटर्स द प्लांट थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग्स बाय गैसियस डिफ्यूजन, ठीक है? स्टोमेटा पोर्स हैं, ओपनिंग्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन अंदर, सपोज उसको फोटोसिंथेसिस करना है प्लांट को, अंदर उसको कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी हो रही है, राइट? कम है, रॉ मटेरियल चाहिए, वो तो बाहर से, बाहर ज्यादा है, ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन से क्या होगा, कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं इसके लिए, राइट? ऑटोमेटिकली बाहर से क्या आ जाएगा, डिफ्यूजन होगी, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाएगा, लीफ के अंदर, राइट? अंदर ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो गई फोटोसिंथेसिस से, तो ऑटोमेटिकली क्या है, बाहर कम है, कहाँ जाएगी, लीफ से बाहर जाएगी। इज इट क्लियर? सो Yes, सिंपल, इन स्टोमेटल पोर से एयर गैसेस एक्सचेंज होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। इज इट क्लियर? अगर लिखते yes, हैं फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, तीन फंक्शन है। पहली बात, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके आता है बाहर वाली एनवायरमेंट्स, ठीक है जी? दूसरा इसका फंक्शन है, जो बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, उसको बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। उसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए तो वेस्ट प्रोडक्ट है ना ऑक्सीजन, उसको कहाँ रिलीज yes, करेगा, उसको बाहर रिलीज करेगा, वो भी स्टोमेटा डिफ्यूजन के थ्रू। तीसरा, जब पानी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है प्लांट में, तो उसको वाटर वेपर को कौन रिलीज करता है, स्टोमेटा, एटमॉस्फेयर में, राइट? इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तो तीसरा इसका क्या फंक्शन है, ट्रांसपिरेशन। इज इट क्लियर? yes, ma'am. तो एक बड़े मजे की बात है कि हम ये कह सकते हैं कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकता बिना वाटर वेपर रिलीज किए।
राइट जो मैं आपको बता रही थी कोलंबस में जो आया था प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब ये एक्चुअली होना चाहिए फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। ओके, ये जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट कर रहे हैं गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी। Turgidity of guard cell is the only factor that is affecting opening and closing of stomata. So opening and closing of stomata is a direct result of turgidity of guard cells. Guard cells turgid तो stomata खुलेगा, guard cells flaccid तो stomata बंद रहेगा. Is it clear? So these are the factors affecting turgidity of guard cells. One is light. तो ऐसा ही आया था कि stomatal pore, opening of stomatal pore is a direct consequence of, ठीक है, is affected by, कुछ ऐसा लिखा था और ऑप्शंस थे लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ये वाले फैक्टर्स थे, और एक था गार्ड सेल्स, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। तो अब वो बच्चा इतना कंफ्यूज, ये था वेरी ब्राइट चाइल्ड, लाइक ही इज डूइंग इंजीनियरिंग नाउ, 11th 12th ऑल्सो ही स्टडीड फ्रॉम साइंस, बट उस वो कंफ्यूज हो गया कि क्या करें। ठीक है, कि इसमें तो सब कुछ ही है, ये भी तो फैक्टर्स हैं, लाइट से भी तो इफेक्ट हो रहा है, लाइट से या कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो रही है, टर्जिडिटी अफेक्ट हो रही है गार्ड सेल्स की। और जो स्टोमेटल पोर की ओपनिंग है वो डायरेक्टली किससे अफेक्ट हो रही है, वो टर्जिडिटी से अफेक्ट हो रही है गार्ड सेल्स की। तो आंसर उसमें ऑप्शन क्या होना था, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। इज इट क्लियर? अब टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स को कैसे ये अफेक्ट करता है देखते हैं। लाइट, अमंग द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, लाइट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, टर्जिडिटी जो है लाइट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इंक्रीज होता है टर्जिडिटी गार्ड सेल्स में और ओपन हो जाता है स्टोमेटा। ठीक है जी, तो इतना सारा कुछ समझने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये लिख लोगे चलेगा साइड में, राइट, कि लाइट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स के, यानी कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, स्टोमेटा खुलेगा बाहर से लाने के लिए। तो इस ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटल ओपनिंग। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो ये ज्यादा होगा, स्टोमेटा ज्यादा खुलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी लीफ में तो ये बंद हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आया? जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम होती है लीफ में, प्लांट अपना स्टोमेटा खोल देता है। ठीक है जी, इतना समझ आ गया, आगे चलें। आज मैं ये थोड़ा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन तो खत्म ही करना चाहती हूँ, 15 मिनट ही और रहेंगे। ह्यूमन डाइजेशन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे और हेटरोट्रोफ्स भी। ठीक है, तीसरा मैम है ऑर्डर तो टेम्परेचर। खत्म हो, हाँ क्या, मैम ऑर्डर तो खत्म नहीं हुआ अभी। कहाँ हुआ ऑटोट्रोफ? हम जोमेटो तो ही लास्ट तक। अब करा रही हूँ, एक्टिविटीज भी तो हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी तो आते हैं, 15-20 मिनट लगेंगे, रिलैक्स। टेम्प टेम्परेचर क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा मैंने आपको ये एग्जांपल बताया होगा कि आप खीर बनानी है मम्मी ने गेस्ट के लिए, तो रात को किशमिश भिगो देंगे, सुबह तक वो फूल जाएगी। लेकिन अगर गेस्ट आफ्टरनून में आ गए और तभी इमीडिएटली बनानी है अपने खीर, तो क्या करोगे, मम्मी क्या करेंगी, उसको गर्म पानी में डाल देंगी, राइट। सो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, परमिएबिलिटी ऑफ द वॉल्स ऑफ गार्ड सेल। परमिबिलिटी बढ़ जाती है किशमिश की, इसलिए वो पानी अंदर ज्यादा ले सकती है, इसलिए वो जल्दी फूल जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, गार्ड सेल्स की परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, गार्ड सेल की वॉल्स की भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो भी पानी अंदर ज्यादा लेंगे, टर्जिड हो जाएंगे। तो टर्जिड होंगे तो क्या होगा, स्टोमेटा खुल जाएगा। तो इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये, इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब इंक्रीज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा।
असल में टेम्परेचर ने किसको इफेक्ट किया? गार्ड सेल्स को इफेक्ट किया, उसकी परमेबिलिटी को इफेक्ट किया। परमेबिलिटी इफेक्ट हुई तो क्या हुआ? उसकी टर्जिडिटी इफेक्ट हुई, टर्जिडिटी बढ़ गई, और टर्जिडिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? स्टोमेटा खुल जाएगा। इज इट क्लियर? सी द सीक्वेंस। मिनरल एलिमेंट्स, उनकी डेफिशिएंसी होती है तो भी स्टोमेटा खुल जाता है, राइट? सो दिस यू नीड नॉट, ये वेरिएबल होती है थोड़ी सी, बट यू जस्ट नो कि हाँ मिनरल एलिमेंट्स भी अफेक्ट करते हैं क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? आगे चलते हैं। आप एक हॉट्स का क्वेश्चन है, स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट रिमेन्स क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम। वहां इतनी ज्यादा गर्मी है, राइट, कि वो दिन में उनको स्टोमेटा बंद रखना पड़ता है। भाई लाइट तो दिन में ही होती है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा वहां पे, right? So stomata of the desert plant remains closed during daytime. How do they take up carbon dioxide and perform photosynthesis then? The answer is, as in your NCERT it is written, कि desert plants में stomata रात को खुलता है. It opens at night. This is an adaptation of xerophytes. Xerophytes क्या होता है? Arid एरिया के या डेजर्ट प्लांट्स को जेरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है? XERO, जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स की क्या अडेप्टेशन है कि वो अपना स्टोमेटा रात को खोलते हैं, वो दिन में नहीं खोलते। तो स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके रख लेते हैं। कई ऐसे एरियाज है दिल्ली में जहाँ पे पानी नहीं आता है, सुबह सुबह आता है, तो पूरे दिन के लिए सुबह बाल्टियां बाल्टियां भर के रख लेते हैं, राइट? So we are the privileged ones who lives in civilized that 24-hour water and 24 electricity is there. In many areas it is not there. Okay. So in desert plants, the stomata opens at night. They take in carbon dioxide and रात को carbon dioxide लेके रख लेते हैं। अब कितनी कार्बन गैसियस है तो कितनी लेंगे, तो उसको कन्वर्ट करेंगे एक इंटरमीडिएट फॉर्म में जिसको मैलिक एसिड कहा जाता है, इंटरमीडिएट फॉर्म। अगर मैलिक एसिड ना याद आए तो आप सिर्फ इंटरमीडिएट फॉर्म लिख देना जो आपके एनसीईआरटी में, तो भी चलेगा, लेकिन इंटरमीडिएट फॉर्म लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका कन्वर्जन जरूरी है। इट स्टोर्स इट इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म, क्योंकि वो इंटरमीडिएट फॉर्म कम जगह लेती है। तो रात को स्टोमेटा खुलता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड रात को लेता है डेजर्ट प्लांट यानी जेरोफाइट, फिर क्या करता है उसको एक इंटरमीडिएट फॉर्म में स्टोर करता है, राइट? और दिन के टाइम यही इंटरमीडिएट फॉर्म वापस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती रहती है धीरे धीरे, और फोटोसिंथेसिस में यूज होती रहती है। इज इट क्लियर? तो सुबह के टाइम स्टोमेटा क्लोज है, लेकिन उसके अंदर ही जो इंटरमीडिएट मटेरियल पड़ा है वही उसको कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करके दे रहा है। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? एक और अडेप्टेशन है जेरोफाइट्स की, क्या है कि उसका जो क्लोरोफिल है वो स्टेम्स में है ना कि लीव्स में। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? फ्लैशी स्टेम में होगा, ना कि लीव्स में। जो लीव्स हैं वो तीसरी अडेप्टेशन है कि लीव्स जो हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस सो दैट देयर इज नो ट्रांसपिरेशन। वैक्सी कोटिंग क्यूटिकल भी होती है, बिल्कुल वैक्सी कोटिंग भी होती है, वो स्टेम पे होती है, वैक्सी कोटिंग क्यूटिकल होती है टू रिड्यूस द वाटर लॉस, राइट? एंड ये थर्ड वाला जो है ये है कि ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करने के लिए उसके लीव्स कैसे हैं? दे आर रिड्यूस टू स्पाइंस, दे कन्वर्टेड टू स्पाइंस। तो कांटे जो होते हैं वो एक्चुअली लीव्स हैं, और जो आपको जो ऐसे पार्ट दिखता है ग्रीन सा वो एक्चुअली स्टेम है। इज इट क्लियर? And takes the function of, the stem takes the function of photosynthesis. Is it clear? So stomata opens at night, carbon dioxide is taken in at night and stored in an intermediate form which is called malic acid, right? एक जरूरी चीज इसमें 83 पेज में सबसे नीचे देखिए, थर्ड 3 लाइंस है, नीचे से 3 लाइंस, इसको अंडरलाइन कीजिए। अदर मटेरियल्स लाइक, हमने देख लिया वाटर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में, क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर ले रहा है, उससे क्या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है, लेकिन प्रोटीन्स वगैरह के लिए नाइट्रोजन चाहिए। बाकी मिनरल्स भी होती हैं, हम फ्रूट वगैरह खाते हैं उसमें बाकी मिनरल्स भी हमें मिलती हैं कि नहीं, वो कहाँ से आ रही हैं? वो भी। और आप देखेंगे कि जब हम कंडक्शन पढ़ेंगे तो जाइलम और फ्लोएम से, जाइलम से क्या जाता है? वाटर और मिनरल्स दोनों जाती हैं। तो वो मिनरल्स कहाँ से आ रही हैं वो ये इसमें बताया 3 लाइनों में, नीचे लिखिए, अंडरलाइन कीजिए। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ये कहाँ से आता है?
सॉइल से आता है। कहाँ यूज हो रहा है ये? नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो प्लांट्स जो ओ प्रोटीन्स बनाते हैं वो कहाँ से वो नाइट्रोजन की हेल्प से बनाते हैं। और वो नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है? वो सॉइल से आ रहा है। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? ये लाइन यस। क्लियर हो गई? एक और चीज है कि दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। ये भी अगली लाइन में लिखा है, इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इतनी सारी है 78%, बट प्लांट्स यूज नहीं कर पाते उनको। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है राइजोबियम वगैरह, वो इसको फिक्स करते हैं इनटू एब्जॉर्बेबल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इन द सॉइल, and then from soil these absorbable compounds nitrites or nitrates are absorbed. Is it clear children? समझ आ गई ये बात? तो रॉ मटेरियल्स की जब बात हो रही है, यस। अ, इनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा ये भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए बात।